नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज़ ऋषिकेश, आई एम अ लॉयर एंड अ प्रोफेसर। आज के वीडियो का टॉपिक है 2024 में जिन लोगों ने 5 इयर्स एंड 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी थी, सीईटी दी थी महाराष्ट्र की, तो वो लोग अगर एडमिशन चाहते हैं किसी एलएलबी कॉलेज में तो उनको कैप राउंड में पार्टिसिपेट होना पड़ता है। तो ये कैप राउंड में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली इस पूरे सीरीज़ में हम लोग 2 से 3 वीडियोस पब्लिश करेंगे। इसके अगला वाला जो वीडियो रहेगा वो कैप राउंड प्रोसेस का फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में है। बट बिफोर आप फॉर्म फिल करने के पहले डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का जो वीडियो है वो हमने सीरीज़ में पहले नंबर पर रखा है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है राइट डायरेक्शन एकेडमी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड लॉ के सेमेस्टर्स के लिए पढ़ाते हैं। वी डोंट टीच फॉर एनी अदर कोर्सेज। सो लॉ एंट्रेंस में जितने भी अलग अलग एग्जामिनेशंस है, जैसे क्लैट, लॉ सीईटी, स्लैट, एनएमआईएमएस की एलएटी नाम की एग्ज़ाम आती है, तो ऐसे मल्टीपल लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग पढ़ाते हैं। प्लस जो स्टूडेंट्स एलएलबी में सेमेस्टर पैटर्न में जाते हैं तो उनके लिए भी हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ये व्हाट्सएप ओनली कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप करना। आपका नाम, आपकी परसेंटाइल, आपका लोकेशन और आपकी रिक्वायरमेंट, ये 4 चीज़ें डालना, आपको वो मदद मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले कैप प्रोसेस क्या है इसको समझ लेते हैं। बेसिकली सीएपी का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। अब ये कैप प्रोसेस क्यों शुरू हुई थी, तो आप देखना कि पुराने ज़माने में जो स्टूडेंट होते थे तो उनको हर एलएलबी के कॉलेजेस में फिजिकली विजिट करना पड़ता था। इंडिविजुअली वहाँ का फॉर्म लेके वहाँ पे एप्लीकेशन भरना पड़ता था। अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता था, ये प्रोसेस कॉस्टली भी थी और हेक्टिक भी थी। अगर कोई स्टूडेंट है जो रहता पुणे में है लेकिन अगर उसको मुंबई की किसी कॉलेज में अप्लाई करना है तो उसको ऑल द वे पुणे से मुंबई में आना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद फिर वो फॉर्म भर सकता है। तो ऑब्वियसली किसी भी स्टूडेंट की अपनी खुद की लिमिटेशंस है कि वो कितने कॉलेजेस में जा पाएगा। एट द मैक्स वो 4, 5, 10 कॉलेजेस में जाएगा, बट अक्रॉस महाराष्ट्र टोटल 127 कॉलेजेस है। सो इट वाज बट ऑब्वियस कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग इस प्रोसेस को ऑनलाइन करें ताकि कोई भी पर्सन रिमोटली किसी भी कॉलेज को अप्लाई कर सके। और हर कॉलेज में जो अलग अलग डॉक्यूमेंट देने की रिक्वायरमेंट है वो भी इससे हट जाएगी, क्योंकि ये सिंगल विंडो प्रोसेस अगर हम लोग कर देते हैं तो जो कॉलेजेस है वो एक ही पोर्टल से सब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में कन्वर्ट किया है। अब ये जो कैप प्रोसेस है ये ऑनलाइन मोड में होता है, तो आप कहीं से भी जहाँ पे आपके पास एक लैपटॉप, कंप्यूटर है और एक इंटरनेट कनेक्शन है वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, एफर्ट्स कम लगते हैं और ऑब्वियसली कॉस्ट इसमें कुछ ज़्यादा लगती नहीं है। इसके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये कैप प्रोसेस में फंडामेंटली क्या करना है, तो 2 ही चीज़ें करनी है। एक मतलब कि डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और दूसरा ये है कि आपको बेसिकली अलग अलग कॉलेजेस के नाम को भरना है या उसके जो प्रेफरेंसेस है उसको आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप प्रोसेस कैसे, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं। कैप राउंड जो है उसका जो शेड्यूल है वो रिसेंटली उन्होंने दिया है। बेसिकली 8 जुलाई से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 5 इयर्स लॉ सीईटी की जो कैप राउंड है वो स्टार्ट हुई है। एंड 3 इयर्स वाले जो स्टूडेंट है उनका कैप राउंड ये स्टार्ट होने वाला है 11 जुलाई से। जनरली कैप राउंड का फॉर्म भरने के लिए वो लोग 5 to 6 डेज़ का समय देते हैं। ये वीडियो मैं 10 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो एज ऑफ दिस मोमेंट 5 इयर्स वालों का कैप राउंड भरने का लास्ट डेट 13 जुलाई है और 3 इयर्स वालों का लास्ट डेट 18 जुलाई है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो आप बाद में देखें जब तक ये डेट्स चले गए होंगे, तभी भी चिंता का कोई विषय नहीं है। पहली तो चीज़ ये है कि ज़्यादातर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट इस कैप राउंड के फॉर्म को भरने के लिए एक्सटेंशन देती है। अगर नहीं भी मिलता है तो पहला कैप राउंड भी अगर आपका छूट गया तो सेकंड कैप राउंड में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अगर पहला छूटता है तो चिंता का विषय नहीं है। टोटल 3 कैप राउंड रहेंगे, कैप राउंड 1, 2, 3 और फाइनल एक राउंड रहता है, उसको इंस्टीट्यूट लेवल राउंड कहता है। दिस इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट कोटा वाला राउंड। इन शॉर्ट, जिनको मार्क्स कम है, जिनका मेरिट कम है बट फिर भी उनको उसी साल में एडमिशन लेनी है तो लोग कॉलेजेस को अप्रोच करके डोनेशन पे करके ये एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि ये डोनेशन की जो अमाउंट है ये काफ़ी हैवी होती है या हो सकती है, तो आपको ये सोचना है कि आपको 1 साल का गैप लेके वापस ये एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करनी है या फिर उतना जो अमाउंट है अच्छा खासा वो देके आपको उसी साल में एडमिशन लेनी है। दैट इज़ गोइंग टू बी योर चॉइस। सो कैप राउंड 1, 2, 3 ये पूरी तरीके से मेरिट पे भरे जाएंगे। ठीक है, नाउ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये अभी
तुरंत हम लोग देखेंगे, बट बिफोर दैट आपको ये मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको एक ही बार अपलोड करने हैं, आपको बार बार इसको अपलोड करना नहीं है। तो हर सब्सिक्वेंट राउंड में कॉलेजेस की जो लिस्ट होती है उसके प्रेफरेंसेस आपको अपलोड करने पड़ेंगे और उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, बट आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही बार अपलोड करने हैं, ठीक है। अब ये कैप राउंड का ऑफिशियल शेड्यूल आया है, इसको आप ठीक से अगर देखोगे तो इसमें लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर एमएस एंड ओएमएस कैंडिडेट। एमएस का मतलब होता है महाराष्ट्र स्टेट और ओएमएस का मतलब होता है अदर देन महाराष्ट्र स्टेट। तो इसकी शुरुआत होने वाली है 8 जुलाई से और ये ख़त्म होने वाला है 13 जुलाई को। अब पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, आप एंट्री नंबर 5 देखना, ये होने वाली है 19 जुलाई को। तो क्या इसका मतलब ये है कि 19 जुलाई को आपको कॉलेज अलॉट होगा? जी नहीं, अभी तक उन्होंने कॉलेज को फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो शुरू ही नहीं की है। अभी तक तो वो लोग सिर्फ आपका डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं और उसको वो लोग स्क्रूटिनाइज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और कॉलेजेस को जो फॉर्म भरना है, मतलब कॉलेजेस के जो नेम्स है उसको ऐड करना और उसके प्रेफरेंसेस सेट करना, तो वो कॉलेज सिलेक्शन की प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है, वो बाद में होगी। वो होने के बाद फिर आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो सकता है एज़ पर योर मेरिट, ठीक है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे मोटा मोटा कुछ 7 डॉक्यूमेंट्स है, बट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स ये 11 से 12 है। तो वो सब क्या है वो देखेंगे। जब आप कैप पोर्टल पे जाओगे तो यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 दिखेंगे और यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करना है आपको। वो अपलोड आप कंप्यूटर से या लैपटॉप से करेंगे, फिर यहाँ पे आपको व्यूएबल दिखेगा, वो डॉक्यूमेंट सही है तो फिर आप उसको अपलोड मतलब वो वैसे ही छोड़ के सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अगर ये डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है आपसे तो आप उसको डिलीट करके वापस री अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे तकरीबन 14 अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो वो क्या है देख लेते हैं। इसमें से सभी मैंडेटरी नहीं है, कुछ कुछ इफ़ एप्लीकेबल वाले भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके। अब ये डॉक्यूमेंट्स की तो लिस्ट है, लेकिन उसके पीछे का रीजनिंग क्या है वो इस PDF फाइल की मार्फत हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है एग्जामिनेशन के लिए उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, स्कैंड कॉपीज़। फिर एजुकेशन क्राइटेरिया, जिसमें 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, और अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करके रखा है लेकिन उन्होंने 12th स्टैंडर्ड नहीं दी है, तो उनका जो डिप्लोमा का फाइनल ईयर का मार्कशीट है वही इक्विवेलेंट माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू HSC का मार्कशीट। ये होने के बाद पॉइंट नंबर 3 और 4, 3, 4 और 5 उनके लिए है जो लोग 3 ईयर्स वाले स्टूडेंट है। 5 ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5 रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। सो ग्रेजुएशन के ऑल रिजल्ट्स आपको लगेंगे। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है, 45% होने चाहिए। तो सभी 6 रिजल्ट्स, अगर मान के चलो 3 साल का कोर्स है किसी का ग्रेजुएशन का, तो सभी 6 सेमेस्टर के मार्कशीट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपने ईयरली पैटर्न में एग्जामिनेशन दी है तो सभी 3 साल के मार्कशीट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको इसकी एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनानी है, वो क्या है थोड़ी देर में मैं उस मुद्दे पे आऊँगा, ठीक है। तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी लगेगा, दिस इज़ नथिंग बट समरी सर्टिफिकेट। और यदि अगर आपको ग्रेजुएशन में पूरे 3 साल का या 4 साल का एवरेज 45% नहीं आ रहा है तो आपको मास्टर्स की डिग्री लगेगी। अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर आपको मास्टर्स करके उसके बाद ही आप 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हो। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 45% कलेक्टिवली नहीं है, मतलब पूरे 6 सेमेस्टर का एवरेज 45 नहीं आ रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। 12वीं के बेसिस पे 5 इयर्स लॉ में जाइए, मतलब वो CET अगर दी होगी तो, या फिर अगले साल वापस देना पड़ेगा CET। अगर वो नहीं करना है तो फिर 2 साल का मास्टर्स करें और मास्टर्स में 45% लाए और फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए कि ये 45% वाला जो परसेंटेज का लिमिट है ये ओपन कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए ये 4 to 42% है और SC और ST के लिए ये 40% है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्राइटेरिया। प्रूफ ऑफ CET भी देना पड़ेगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नंबर 3 और 4 है आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये पुराने रूल्स के हिसाब से देना पड़ता था। नए रूल्स के हिसाब से डॉक्यूमेंट नंबर 1 और 2 ही देना पड़ता है। MH लॉ सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म और हॉल टिकट या एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट है। तो उसमें आपको मतलब ये 3 तरीके से प्रूव किया जा सकता है। अगर आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है तो वो प्रूव किया जा सकता है बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से या फिर स्कूल लिविंग के माध्यम से। इन दोनों सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि यू आर बॉर्न इन सम और दी अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी महाराष्ट्र, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर जन्मे हैं या फिर ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और अगर आपकी बर्थ महाराष्ट्र में नहीं हुई है बट फिर भी आपको महाराष्ट्र में आप 10 साल से रह रहे हो, तो फिर वो प्रूव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो महाराष्ट्र के रेसिडेंटशिप का सबसे बड़ा और पक्का प्रूफ जो है वो डोमिसाइल माना जाता है।
अगर महाराष्ट्र में जन्म हुआ है तो पॉइंट नंबर 1 और 2 रिलेवेंट है, अगर महाराष्ट्र में जन्म नहीं हुआ है तो पॉइंट नंबर 3 रिलेवेंट है। यहाँ पे माफ़ करना, यहाँ पे 1 और ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिडेंटशिप। अब इसका क्या महत्व है वो थोड़ी देर में मैं उस मुद्दे पे आऊँगा। अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी में, तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ओबीसी के लिए भी ऑब्वियसली लगेगा, और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये सीवीसी में आती है। तो ये सीवीसी आपको उसी डिस्ट्रिक्ट से लेना पड़ेगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी, एससी, बीसी ऐसे किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट भी लगेगा। बहुत सारे लोग इसको नॉन क्रिमिनल कहते हैं, तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही मतलब है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो आपको लगेगा। और अगर कोई स्टूडेंट है जो ओपन कैटेगरी में है बट जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम है और उनका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम है, मतलब वो लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, तो उनको सरकारी भाषा में EWS कहा जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ऐसे बच्चों के लिए 10% सीट्स हर कॉलेज में रिजर्व रहती है, रिजर्वेशन है। तो EWS सर्टिफिकेट आपको लगेगा या फिर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये इफ़ एप्लीकेबल है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब देखते हैं हर डॉक्यूमेंट का रीज़न क्या है, ठीक है, और किस तरीके से ये दिखता है। सबसे पहले तो आपको आधार एडमिट कार्ड लगेगा, हॉल टिकट। क्यों? क्योंकि आप जब भी एक्चुअली स्टेट सिटी के पोर्टल पे जाओगे तब आपको वहाँ पे ये पूछेगा कि भैया आपका रोल नंबर क्या है। तो ये रोल नंबर दिया है, इसको आपको डालना है। फिर उसके बाद वो पूछेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर सेम ही होता है, तो इसको आपको कॉपी पेस्ट करके डालना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के सिवाय वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे मैंने एडमिट कार्ड रखा है। एडमिट कार्ड और हॉल टिकट एक ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। आगे बढ़ता है। अब दूसरा है आधार कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। तीसरा है आपको फ़ोटो लगेगा, बेसिकली जो सेल्फी कैमरा से आप फ़ोटो ले सकते हैं। थर्ड वन आपको सिग्नेचर लगेगी। कोई भी वाइट पेपर पे आपको साइन करनी है और वो सिग्नेचर का फ़ोटो निकालना है, ठीक है। फिर आपको चौथे नंबर पे CET एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। तो CET एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये पुराना वाला फॉर्म है मेरा, मैंने वही इमेज रखी है, बट नया वाला फॉर्म भी ऐसे ही दिखता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। फिर उसके बाद आपको स्कूल लिविंग या बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। स्कूल लिविंग और बर्थ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो मैंने अपना सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल बना लिया था। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। इसके ऊपर बारकोड भी रहता है और ये बारकोड नंबर भी आपको डालना पड़ सकता है अगर वो लोग पूछे तो, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वाई यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए कैसा है कि बेसिकली हर किसी कॉलेज में, LLB के कॉलेज में 2 टाइप का कोटा रहता है। एक रहता है MS कोटा, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, और दूसरा रहता है OMS कोटा, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स। तो MS का कोटा 85% है, मतलब 85% सीट्स ये महाराष्ट्र के लोगों को देनी है उनको, चाहे आपकी मदर टंग कुछ भी हो, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, चाहे आपका बर्थ कहीं पे भी हुआ है। बट अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, रहीवासी है, तो इस 85% के कोटा में आप आ जाओगे, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो महाराष्ट्र के रहीवासी नहीं हैं तो वो लोग 15% कोटा में चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली चीज़ है कि ये कंपार्टमेंट छोटा है, इसके लिए यहाँ पे जो कट ऑफ लगेगा वो कम लगेगा। ये वाला कंपार्टमेंट बड़ा है तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हल्का कम रहेगा, और 15% वाले कोटा में वो कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर आप ये प्रूव कर पाएगी कि आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट है तो आप MS में चले जाओगे। अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैंडिडेचर है वो कन्वर्ट हो जाएगा OMS में, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ा सा आपके लिए बढ़ेगा। तो बेसिकली ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है। अब इसके लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब ये कैसे प्रूव करना है, देखिए इसके 5 टाइप है, टाइप A B C D E। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट आप हो ये प्रूव करने के, ठीक है। टाइप A में क्या आता है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली स्टेट सिटी सेल का इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने ये दिया है, ठीक है। खाली मैंने उसको बहुत सिंपल और इजी भाषा में आपके लिए कन्वर्ट किया है। टाइप A में क्या आता है, ऐसे स्टूडेंट जिनका महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है, ओके। अब ये कैसे प्रूव करोगे, एक तो भैया बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा ग्राम पंचायत का या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। अगर वो नहीं है तो आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, और वो जगह महाराष्ट्र के अंदर होनी चाहिए। तो दोनों में से कुछ भी एक दे देना, प्रूव हो जाएगा। लेट्स अज्यूम कि अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में नहीं ही हुआ है बट फिर भी आप लास्ट 10 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो हाउ टू प्रूव दैट। तो दोज वर नॉट बॉर्न इन महाराष्ट्र बट दे आर लिविंग इन महाराष्ट्र सिंस लास्ट 10 ईयर्स, तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अब डोमिसाइल 2 तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। एक तो आपका खुद का डोमिसाइल, अगर ये नहीं है तो आपके पेरेंट्स में से किसी एक का डोमिसाइल,
मतलब आपका पेरेंट महाराष्ट्र में रहता है तो इफेक्टिवली आप भी उन्हीं के साथ रहते हो, ये प्रूव हो जाएगा। तो अगर ये दोनों नहीं है और अगर ये भी नहीं है तो फिर आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये टाइप ए हो गया। टाइप बी ऐसा है कि ऐसे बच्चे जिनके जिनके पेरेंट्स में से कोई एक पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनके ट्रांसफर्स होते हैं, तो अभी उनका ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में हुआ है तो वो भी एमएस कैंडिडेट ही माने जाएंगे, बट वो टाइप बी में जाएंगे। सिमिलरली विद द सेम लॉजिक, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, लेट्स अज्यूम कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है कर्नाटक का, लेकिन उसका तबादला डेप्यूटेशन पे हुआ है महाराष्ट्र में किसी काम से, ठीक है। तो फिर उसकी ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में हुई है तो उसके बच्चे भी एमएस ही माने जाएंगे, बट वो टाइप सी में जाएंगे। फिर जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है विच इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, तो उसके जो बच्चे हैं वो टाइप डी में जाएंगे, वो भी एमएस कैंडिडेट से ये माना जाएगा। और फाइनली टाइप ई, बेसिकली जम्मू और कश्मीर में 1990 और 2000 के दशक में जो टेररिज्म हुआ था या अभी भी कुछ टेररिस्ट घटनाएं घटती है, तो उन बच्चों को हेल्प करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कुछ कोटा रखा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो जम्मू कश्मीर के हैं जिन्होंने महाराष्ट्र लॉ सीटी दी है वो भी एमएस माने जाएंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एग्ज़ाम। ये टाइप ई में आता है बट वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें से जो भी चीज़ एप्लीकेबल है आप देख लेना। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि टाइप ए बी सी डी ई ये सभी एमएस के ही टाइप है, ओके। लेकिन अगर आप टाइप ए बी सी डी ई में नहीं बैठते हैं तो आप ओएमएस बन जाएंगे अदर देन महाराष्ट्र स्टेट। आई होप ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद आपको कुछ कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स भी लगेंगे। अब ये कन्वर्जेंस क्या है? बेसिकली ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट इज़ नथिंग बट अ समरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्यों लगता है वो समझ लेना। देखिए, भारत में अलग अलग टाइप के बोर्ड्स हैं, 10th के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। तो कुछ बोर्ड्स जो है वो अपना जो स्कोर है वो परसेंटेज में देते हैं, कुछ कुछ बोर्ड्स है जो अपना स्कोर ग्रेड्स में देते हैं, कुछ लोग सीजीपीए में देते हैं, पॉइंटर्स में वगैरह देते हैं। अब एलएलबी के लिए क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का कि ओपन कैटेगरी के लिए 45% होने चाहिए, ओबीसी के लिए 42 और एससी और एसटी के लिए 40। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका स्कोर कार्ड ये ग्रेड्स में है या सीजीपीए में है तो कैसे पता चलेगा कि आप 45, 42 या 40 में बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो। मतलब वेदर यू आर सेटिस्फाइंग दी एजुकेशन क्राइटेरिया और नॉट, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर तुम्हारा स्कोर कार्ड ये ग्रेड से सीजीपीए में है तो आप एक काम करिएगा, आप उसको कन्वर्ट करके लेके आइए परसेंटेज में। इसके लिए उस डॉक्यूमेंट का नाम है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट 2 केसेस में लगेंगे। 5 ईयर्स के स्टूडेंट जो है उनको अगर उनका 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के जो मार्क है वो ग्रेड्स या पॉइंटर्स में है, जैसे आईजीसीएसई या आईसीएसई या आईबी बोर्ड में होता है, तो आपको स्कूल से कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर स्कूल वाले नहीं कर रहे हैं, दे रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक पैटर्न है, वो सेल्फ मेड भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो पैटर्न मेरे पास है, मैं आपको उसका पीडीएफ कॉपी दे दूंगा। 3 ईयर्स वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए फॉलोइंग कन्वर्जन्स लगेंगे। एक तो अगर वो 10th या 12th में है और उनका स्कोर ग्रेड्स या पॉइंटर में है तो उनको तो वो लगेगा ही ऑब्वियसली। फिर आपको ग्रेजुएशन के जो मार्क है वो समराइज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर्स का जो एवरेज है वो 45% होना चाहिए। यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना कि फाइनल ईयर का परसेंटेज 45 होने से काम नहीं बनेगा, आपके तीनों साल का एवरेज होना चाहिए। इसके लिए तीनों साल की आपको मार्कशीट्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट कैसे दिखता है वो भी मैं दिखा दूंगा। अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन का 45% नहीं हो रहा है बट उनके पास मास्टर्स की डिग्री है, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें 45% हो रहा है तो वो भी प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको उसके भी लगेंगे, ठीक है। सो कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या है वो हमने ऑलरेडी समझ लिया। अब 10th और 12th के कन्वर्जन सर्टिफिकेट सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, कैम्ब्रिज बोर्ड, आईबी बोर्ड, ये सब गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पे दिए हैं। अगर आपको वो लोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप भेजना, आपको वो मिल जाएगा। ग्रेजुएशन का भी सेमेस्टर का ईयरली और मास्टर्स में सेमेस्टर और ईयरली, ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिए हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आई विल गिव यू, ठीक है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिखता है 10th या 12th का। वैसे आप देखना कि यहाँ पे मार्क्स तो दिए हैं बट परसेंटेज नहीं दिए है, तो उसको मार्क्स जैसे के वैसे लिख दिए, रोल नंबर डाल दिया, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर सेम, फादर सेम, नेम ऑफ द स्कूल, फिर यहाँ पे आपने मार्क्स ऑप्टेन डाल दिए और यहाँ पे परसेंटेज आ गया, यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर, यहाँ पे आपका सिग्नेचर, बस हो गया आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अगर ये स्कूल देती है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट है। अगर स्कूल नहीं दे रही है, दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं, हैंडमेड भी चल जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आपका आईसीएसई बोर्ड का है, फिर ये आपका आईबी बोर्ड का है, उसके बाद ये कैम्ब्रिज बोर्ड का है। देन
ओके, तो यहाँ पे 10th और 12th के कन्वर्जन सर्टिफिकेट खत्म होता है। अब इसके आगे वाला जो डेटा है, मतलब ये वाला कन्वर्जन वाला, वो 3 इयर्स वालों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, उसको सुन लेना। 5 इयर्स वाले अभी रुकिए, अभी और कुछ चीज़ें आने वाली है वीडियो में। सो कन्वर्जन सर्टिफिकेट 6 सेमेस्टर का डिग्री सर्टिफिकेट कुछ ऐसे दिखता है। एक तो आप उसको कॉलेज से बनवा के लेके आइए, कॉलेज के लेटर हेड पे। अगर वो नहीं पॉसिबल लग रहा है तो आप हैंडमेड बनवाइए। आपका नेम ऑफ द डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, पासिंग यूनिवर्सिटी आ जाएगी, जैसे मुंबई पुणे जो भी है, कैंडिडेट का नाम, फिर कॉलेज का नाम, यहाँ पे सेमेस्टर 1 में कितने मिले, कितने में से, कितने मिले, कितने में से। तो इसका टोटल करिए, इसको आउट ऑफ द मार्क्स करिए, टोटल ऊपर रखना, आउट ऑफ द मार्क्स नीचे रखना और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। इसका उत्तर 45% आना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, 42% आना चाहिए ओबीसी के लिए, 40% आना चाहिए एससी या एसटी के लिए। अगर इसका आंसर 40 उस क्राइटेरिया के हिसाब से है तो आप एलएलबी कर पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आएगी। इसका जो रॉ डायग्राम है, मतलब ये तो मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, बट इसको अगर आपको प्रिंट आउट लेनी है तो ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट भरने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने बीकॉम किया है तो उसका सेमेस्टर 1 में 331 आया आउट ऑफ 700, फिर 359 आउट ऑफ 700, ऐसे करते करते टोटल उसकी डिग्री 4000 मार्क की थी, जिसमें से उसको 2126 इतने मार्क मिले। तो अगर 2126 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100 करेंगे तो 53.15% आ रहा है, विच इज़ मोर देन 45%। तो ये जो स्टूडेंट है ये वैलिड है उसका कैंडिडेचर, और वो एलईडी कर सकती है, ये उसका मतलब है, ठीक है। सो कन्वर्जन सर्टिफिकेट ये आएगा। अब अगर आपका ग्रेजुएशन में 45 नहीं आ रहा है बट पीजी में आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ रहा है, तो उसका भी कन्वर्जन लगेगा, ठीक है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कन्वर्जन सर्टिफिकेट है उनके लिए जिन्होंने ईयरली पैटर्न में, मतलब पुराने पैटर्न में एमए या एमकॉम या एमबीए किया था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। आई एम वेरी सॉरी, इस कन्वर्जन सर्टिफिकेट में बेसिकली ये ग्रेजुएशन का ही कन्वर्जन सर्टिफिकेट है उनके लिए जिन्होंने ईयरली पैटर्न में किया है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सेमेस्टर में किया है, ये उनका है। कुछ है जिन्होंने ईयरली किया है, स्पेशली जो पुराने स्टूडेंट हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर मास्टर्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये सेमेस्टर वाला है और ये इसके आगे ईयरली वाला भी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ कन्वर्जन सर्टिफिकेट लुक्स लाइक, ओके। अब आगे की जो कैटेगरी है वो 8 नंबर इफ एप्लीकेबल वाली है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तो लगेगा। सबसे क्रूशियल और सबसे मुश्किल होता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इसको सीवीसी कहता है। तो ये एससी एसटी ओबीसी तीनों के लिए लगेगा। ये सीवीसी आपको उसी डिस्ट्रिक्ट से बनवाना पड़ेगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है। आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई करना। अगर ये नहीं है तो आपका कैंडिडेचर ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी चल जाएगी कैब के लिए, बट आपने इसको कम से कम अप्लाई करना चाहिए। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफिस में मिल जाएंगे, आप इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो देख लेना कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करनी है। फिर जो स्टूडेंट ओबीसी एससी बीसी या एसबीसी कैटेगरी में आता है उनके लिए नॉन क्रीमी भी लगेगा। एससी और एसटी के लिए नॉन क्रीमी नहीं लगता है, बाकी लोगों के लिए लगता है, तो वो भी चेक कर लेना। फिर अगर ऐसी महिलाएं हैं जिनका मैरिज के बाद नाम चेंज हो गया है तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो बेसिकली इसको नेम चेंज सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो फिर आपको वो प्रॉपरली डिसेबिलिटी का कार्ड या उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर देता है। और फाइनली अगर कोई पर्सन है जिसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हुई है, देहांत हुआ है, तो उनको ऑर्फन हम लोग कहते हैं। तो इन दैट सिचुएशन ऑर्फन में दोनों पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट लगेंगे, उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशंस है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें एक और डॉक्यूमेंट है जो इसमें ऐड नहीं किया गया है बट वो भी ज़रूरी है, वो है AWS सर्टिफिकेट 14 नंबर का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो अगर आप AWS में आते हैं तो फिर उसको टिक करना और AWS सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू